हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स यानी कि वायुमंडल की क्या क्या लेयर्स होती हैं वो देखने जा रहे हैं। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पर इसके पहले कि हम शुरू करें, बेसिक्स की बात करते हैं। पिछले जो वीडियो में भी हम मैंने बताया था, एटमॉस्फेयर या वायुमंडल एक्चुअली होता क्या है। तो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो गैस, वाष्प, धूल कण, गैस, वाटर वेपर्स या डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जो चारों तरफ अर्थ के चारों तरफ हैं, उसको उसकी प्रेजेंस को हम बोलते हैं वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। पर ये प्रेजेंट होते क्यों हैं? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इनको खींच के रखती है अपने चारों तरफ। अब ये लेयर्स, सवाल उठता है कि लेयर्स क्यों? मतलब हम इस ये जो मोटाई है ना अर्थ के ऊपर, ये 1000 किलोमीटर तक है। ये 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई को हम पढ़ने वाले हैं कि तो ये होती क्यों है। क्योंकि अर्थ से जैसे जैसे हम उठते जाते हैं ऊपर 1000 किलोमीटर तक, तो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कुछ लक्षण इसके चेंज होते हैं। और एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं वहाँ पर, कहीं पर आयनाइजेशन हो रहा है, कहीं पर हम कोई जैसे विमान या एरोप्लेन्स उड़ा रहे हैं, कहीं से रेडियो टेलीकम्युनिकेशन के सिग्नल्स वापस आते हैं। तो इनके बेसिस पे हमने लेयर्स बनाए हुए हैं। बेसिकली एक्चुअली इनका फंक्शन चेंज हो रहा है क्योंकि गैस गैस, वाष्प, धूल के जो कण हैं, इनकी डेंसिटी, इनकी सांद्रता जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी लेयर बनती है। सबसे पहली लेयर जो है, सबसे नीचे जो है, ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है किसकी? ये जो एयर है जो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर 1000 किलोमीटर तक, उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी यानी सबसे ज़्यादा वाटर वेपर, सबसे ज़्यादा गैस, धूल कण सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलेंगे। पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसकी जो मोटाई है ये अर्थ सरफेस से, यहाँ पर इक्वेटर के पास तो ज़ीरो, ये ज़ीरो है मान लीजिए, और ये 90 डिग्री है। तो इक्वेटर के पास तो 8 किलोमीटर है, पर ये पोल्स वाले एरिया में 18 किलोमीटर तक चली जा रही है। होती वैसे 16 किलोमीटर है, कहीं कहीं तक ही 18 किलोमीटर तक जा पाती है। तो ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है कि अगर आप ये समझें कि मान लीजिए ये अर्थ है और आपको पता है कि सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ही सन पूरे साल मूव करता है। यानी मकर रेखा और दूसरी रेखा को क्या कहते हैं मुझे जैसे स्ट्राइक नहीं कर रहा है। बहरहाल, तो भूमध्य रेखा की दोनों तरफ ये 23.5 डिग्री की जो दोनों रेखाएं हैं, इनके बीच में अर्थ मूव करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा तापमान जो है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ये ट्रॉपिकल जोन में रहता है। अब बात ये हो रही है कि क्षोभ मंडल जो है ये कहाँ तक है। तो ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा इसको बोलते हैं। यानी जो 18 किलोमीटर या 8 किलोमीटर की जो बाउंड्री है, ये एक्चुअली है क्या? हमने क्यों यहाँ पर ही डिवाइड किया है? तो ये वो है कि आपको पता होगा कि जो विंड होती है, जो वायु होती है, हवा जो होती है, वो गर्म होके ऊपर उठती है। तो ये कहाँ तक जा सकती है? ये ट्रोपोपॉज वही बाउंड्री है। इसके ऊपर इक्वेटर में 18 किलोमीटर के ऊपर, और पोल्स पे, ध्रुवों पे 8 किलोमीटर के ऊपर हवा नहीं जाती। इसलिए इस बाउंड्री को बोल देते हैं हम ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा। तो 18 किलोमीटर यहाँ क्यों जा रही है? क्योंकि जो ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट होती है, सबसे ज़्यादा एयर ऊपर जाती है। तो ये ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाती है, इसलिए 18 किलोमीटर तक मैक्सिमम चली जाती है। वैसे 16 किलोमीटर मैक्स जाती है। 18 किलोमीटर बिल्कुल ही डेजर्ट वाले एरिया हैं, जैसे थार हो गया, सहारा हो गया, इस किस्म के एरियाज़ हैं, इनमें चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर 8 और यहाँ पर 18। पर आपसे जब आपने देखा होगा, अगर आपने कभी इस टॉपिक को भी स्टडी किया हो, तो आपसे जब बोला जाए कि क्षोभ सीमा जो है वो कहाँ तक होती है, यानी ट्रोपोपॉज जो है, ट्रोपोपॉज कहाँ तक, उसकी एवरेज क्या होती है, तो 15 किलोमीटर बताते हैं। पर अगर हम 8 + 16 करें तो ये 24 हो गया। इसका एवरेज कितना आ जाएगा? तो 12 आएगा। तो ये 15 क्यों बोल रहा है? उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप ये देखें कि हम ट्रॉपिकल जोन को 30 से 30 मान लेते हैं। ये तो ठीक है कि मकर रेखा और ये जो दूसरी रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 23.5 तक होता है, परंतु 30 से 30 तक मान लेते हैं क्योंकि यहाँ तक अच्छी खासी हीट देता है सन। तो ये पूरे एरिया का बहुत ऊपर जाता है, 18 किलोमीटर की रेंज तक चला जाता है। तो ये 30 से 30 यानी 60 हो गया, बचा कितना? 40। यानी आप देख रहे हो कि 60 वाला एरिया, 60% एरिया अर्थ का ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ का जो ट्रोपोपॉज है वो ज़्यादा ऊंचा जाएगा। इसलिए प्योर एवरेज ना लेकर के 15 किलोमीटर तक ले लिया जाता है। तो ये जो ट्रोपोपॉज होता है उसका एवरेज
12 ना मान करके 15 किलोमीटर तक मानते हैं। और है क्या ट्रोपोपॉज़? वो सीमा जहाँ तक हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है कन्वेक्शनल करंट के फॉर्म में, संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। और यही संवहन धारा ऊपर उठ के जेट स्ट्रीम के फॉर्म में बहती हैं, जेट हवाओं के फॉर्म में बहती हैं। देखिए, एक सीधा सा कंसेप्ट यह है कि जब हवाएं ज़मीन पर चलती हैं ना, तो उनको विंड बोलते हैं, वायु बोलते हैं। और वही जब ऊपर आ जाती हैं, 11-12 किलोमीटर की हाइट पे चलती हैं, ज़्यादा स्पीड से चलती हैं, 120 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड पे चलती हैं, उनको जेट स्ट्रीम बोल देते हैं। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है। उसके अलावा ट्रोपोस्फेयर में फिर और क्या हो रहा है, तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 70% डेंसिटी, सबसे ज़्यादा हवाएं जो मिक्सचर है उसका वायुमंडल का, तो वो यहाँ पर ही है 70%। इसलिए जितनी वेदर की कंडीशन है, मौसम की जितनी कंडीशंस हैं, जैसे कि बारिश, बादल, साइक्लोन, लाइटनिंग, सब यहीं होता है। अब जब इतना डिस्टर्बेंस है यहाँ पर कि बिजली भी चमक रही है, साइक्लोन भी आ रहा है यानी चक्रवात भी आ रहा है, बादल भी यहीं है, रेन भी यहीं है, तो आप सोचिए कि यहाँ पर क्या विमान उड़ाना सेफ है? इसलिए विमान यहाँ नहीं उड़ाए जाते, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ये क्योंकि उतना डिस्टर्बेंस वाला एरिया नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई भी विमान नहीं उड़ता। एक्चुअली क्या होता है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो होती हैं ना, वो स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में उड़ाई जाती हैं। रीजनल या नेशनल लेवल की जो फ्लाइट्स होती हैं, वो फिर भी यहाँ उड़ा ली जाती हैं ट्रोपोस्फेयर में। पर अगर कभी क्वेश्चन बने कि, क्योंकि सीधे सीधे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें सीधे सीधे पूछ लेता है कि विमान किस लेयर में उड़ाई जाती है, किस परत में वायुमंडल की उड़ाई जाती है, तो आप सीधे सीधे स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कि यहाँ पर राष्ट्रीय नेशनल लेवल की जो फ्लाइट्स हैं ना, वो ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल पर उड़ाई जाती हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जो पायलट्स होते हैं बहुत एक्सपीरियंसड और बहुत स्किल्ड होते हैं, तो वो इनके बीच में जो जेट स्ट्रीम तेज़ी से आती है ना, उसको कट करके फिर स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं, फिर वहाँ पर प्लेन उड़ती है। तो यहाँ पर क्या क्या हमने देख लिया कि रेन, क्लाउड, साइक्लोन, लाइटनिंग, ये सब हो रहा है। हाँ, एक चीज़ और, आपने एक कंसेप्ट और आप ये जानते होंगे कि जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस से, पृथ्वी की सरफेस से हवा जैसे जैसे ऊपर उठती है, ठंडी होती जाती है, भारी होती जाती है। क्यों? क्योंकि गर्म होकर हवा के मॉलिक्यूल्स जो हैं, उसके अणु जो हैं, वो फैलते हैं। ठंडी होती तो वो पास पास आती है, डेंस होती है, भारी आती है, इसलिए इसी वजह से फिर वो नीचे आना चाहती है। तो कन्वेक्शनल करंट यानी संवहन धारा के रूप में ऊपर आती है, भारी होकर फिर वो नीचे आना चाहती है, तो जेट स्ट्रीम बन के वो वहाँ तक जाती है जहाँ वो उसको नीचे उतरने की जगह मिल सके, क्योंकि नीचे से तो कन्वेक्शनल करंट लगातार आते जा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना कि हवा ऊपर उठ के ठंडी हो रही है, ये सिर्फ आप समझ लीजिए कि ट्रोपोस्फेयर तक ही है, यानी ट्रोपोपॉज तक ही है। इसके आगे मामला बदल जाएगा। इसके आगे ऐसा नहीं होगा कि जैसे जैसे हवा उठती जा रही है, ठंडी होती जा रही है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ तक का सीन हो गया। यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि रेन, रेन हो गई यहाँ पर, क्लाउड के बिना तो रेन होगी नहीं। फिर यहाँ पर ही बिजली भी चमक गई, यहाँ पर ही साइक्लोन भी आ गया, ये सब हो गया। टेम्परेचर का क्या हो रहा है यहाँ पर? टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे हम, 18 किलोमीटर तक टेम्परेचर नीचे आता जाएगा। अब हम पहुँच गए समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में सम ताप से आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर ताप जो होता है वो सम होता है, समान होता है, यानी पूरे इस रीजन में, पूरे इस एरिया में 50 से 80 किलोमीटर के बीच में ये जो टेम्परेचर होता है वो पूरे में कांस्टेंट पाया जाता है। और इसीलिए इसकी जो टॉप लेयर होती है, जैसे यहाँ पर इसकी बाउंड्री क्या थी, ट्रोपोपॉज, इसकी होती है स्ट्रेटोपॉज। तो जैसे ये ट्रोपोपॉज है वो बाउंड्री जिसके ऊपर विंड गर्म होकर ऊपर नहीं जा सकती, इसलिए इसी तरीके से स्ट्रेटोपॉज है वो बाउंड्री, इसको हम स्ट्रेटोपॉज बोलेंगे। ये वो बाउंड्री है जिस जहाँ तक टेम्परेचर जो है, ताप जो है वो कांस्टेंट होता है, सम ताप होता है, समान ताप होता है, ये वो बाउंड्री है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। फिर 50 से, ये 18 से 50 किलोमीटर तक, ये गलत लिखा हुआ है, ये 18 से 50 किलोमीटर तक होता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, और इसका इसके दो सबसे बड़े, आप याद रखिए, समताप मंडल के दो सबसे बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, समताप यानी समान ताप रहता है। दूसरा, यहाँ पर ओजोन मिलती है, ओजोन लेयर यहीं पर होती है। सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर कहाँ मिलती है? 15 से 35 किलोमीटर, यानी यहाँ से 35 किलोमीटर के स्पेस जो होता है, यहाँ पर ओजोन लेयर की परत सबसे मोटी होती है। और ये क्या काम करती है? सन से जो यूवी रेज आती हैं, जो कि अगर अर्थ तक डायरेक्ट आ जाएं तो बहुत सारी जिन बीमारियां, जिनमें से कि एक स्किन कैंसर भी है, त्वचा का कैंसर भी है, वो भी हो सकता है। तो ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ये इसका मेन काम है। तो यहाँ पर दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई? टेम्परेचर यानी ताप जो है वो सम होगा, समान होगा,
और ओजोन लेयर यहाँ पर मिलेगी। कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेगी? 15 से 35 किलोमीटर। क्या करती है? यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। एक बात आप एक ध्यान कर लीजिए, और यहाँ पर एरोप्लेन उड़ती है तो हमने देख ही लिया था। एक बात और आप ध्यान कर लीजिए, कई बुक्स में इसको ओजोनोस्फेयर भी बोल देते हैं। जो ओजोन लेयर है उसको ओजोनोस्फेयर बोलते हैं। ये टर्म गलत है, ऐसा अलग से मंडल नहीं होता, ये ओजोन लेयर ही बोलना उसको सेफ है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट हम पहुंच जाते हैं मीजोस्फेयर में। यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं है। मिडिल रीजन है 50 से 80 किलोमीटर के बीच का। इसमें अगर आपको कुछ याद रखना है तो एक बात आप याद रखिए, यहाँ पर अविलता की प्रोसेस होती है। अविलता होती है, टर्बिडिटी बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? टर्बिडिटी। ये इसलिए इसको मीजोस्फेयर को टर्बोस्फेयर भी बोलते हैं। ये पूछा जा सकता है। 50 से 80 किलोमीटर तक की इसकी हाइट होती है, और मीजोस्फेयर में और ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होती। नेक्स्ट हम पहुंच जाते हैं आयनोस्फेयर। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर क्या होता है आपको समझना चाहिए कि नीचे से ट्रोपोस्फेयर में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाई जाती है ना, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ के आयनोस्फेयर या आयन मंडल तक आ जाते हैं, और इन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का आयनीकरण या आयनाइजेशन हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के एटम्स निकलते हैं जो कि सन से आने वाली एक्स और गामा रेज, जो कि बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, तरंग दैर्घ्य बहुत इनका शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है, उससे ये टकराती हैं, और ये आयनाइजेशन उसी से होता है। इस वजह से क्या होता है, हमें जो ध्रुव है हमारे, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, साउथ और नॉर्थ पोल, यहाँ पर लाइट दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बादल कम होते हैं, क्योंकि ड्राई एरिया है ये, क्योंकि ठंडा एरिया है, ड्राई एरिया है, तो बादल बीच में आते नहीं है, तो यहाँ पर लाइट्स दिखाई देती है जिनको बोलती है ध्रुवीय ज्योति। अलग अलग कलर की लाइट दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर आयनाइजेशन हो रहा है, तो उससे जो लाइट होती है वो स्कैटर होती है, और वो लाइट हमें कलरफुल दिखाई देती है। कहाँ कहाँ पे? नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में। तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, मतलब नॉर्थ पोल पे यानी उत्तरी ध्रुव पे जो लाइट दिखाई देती है उनको बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस, हिंदी में बोलते हैं सुमेरु ज्योति। और साउथ में, दक्षिण ध्रुव में जो दिखती है उसको बोलते हैं कुमेरु ज्योति। ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। इसको ध्रुवी ज्योति क्यों हो रही है? आयनाइजेशन की वजह से। एक बात और आप याद रखिए कि ये आयनाइजेशन दिन में ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, क्योंकि सनलाइट तो दिन में ही है ना, सूर्य की किरणें दिन में ही आएंगी, तो इसलिए यहाँ गर्मी बहुत बढ़ जाती है आयनाइजेशन की वजह से, तो इसलिए इसको थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं। थर्मल से बना थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया आयनोस्फेयर का? थर्मोस्फेयर। सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि थर्मोस्फेयर में से किसको बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर या आयनोस्फेयर? तो आयनोस्फेयर। और क्या होता है, आयनाइजेशन की वजह से दिन में तो इसकी चौड़ाई जो है आयनोस्फीयर की, ये एक्सपांड करता है दिन में, पर रात के टाइम सिकुड़ जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपने आपको अपने ध्यान में रखना है। सुमेरी ज्योति कुमेरी ज्योति हमने देख लिया, ये नॉर्थ में, ये साउथ में। ऑरोरा बोरियालिस, ये ऑस्ट्रियालिस। ऑस्ट्रियालिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है, उसी से जोड़ के इसको ऑस्ट्रियालिस बनाया है। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जो हम रेडियो ब्रॉडकास्ट सुनते हैं ना, गाने वाने सुनते हैं, जो रेडियो चलता है हमारे यहाँ एफएम रेडियो, उसका जो उसका जो टेलीकम्युनिकेशन होता है, उसका जो ट्रांसमिशन होता है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, वो इसी आयनोस्फेयर की प्रेजेंस की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से, हम अर्थ सरफेस पे हैं, जब यहाँ से वो ट्रांसमिशन छोड़ा जाता है तो आयनोस्फेयर में जाकर के वो रिफ्लेक्ट होके वापस आता है और हमको सबको मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडियो टेलीकम्युनिकेशन किस लेयर की वजह से होता है, तो आयनोस्फेयर, आयन मंडल। ये हो गया हमारा आयनोस्फेयर। इसमें क्या क्या था? O2 और N का एक्स एंड गामा रेज आयोनाइजेशन कर देती हैं, इसलिए इसका नाम आयनोस्फेयर है। इस आयोनाइजेशन की वजह से टेम्परेचर, ये ताप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इसको थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं। रात में सिकुड़ जाता है, डे में एक्सपांड हो जाता है। आयोनाइजेशन की वजह से जो ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, उनमें ध्रुव ज्योति दिखाई देती है, इसको सुमेरु उत्तर में, कुमेरु दक्षिण में बोलते हैं, और ऑरोरा बोरियालिस और ऑस्ट्रेलियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। और रेडियो टेलीकम्युनिकेशन इसी लेयर में पॉसिबल होता है। एक्सोस्फेयर उसके बाद लास्ट है, ये 1000 किलोमीटर तक जाता है, 400 से, ये आपको 640 भी मिलेगा कहीं कहीं, तो ये उतना बड़ा इशू नहीं है वैसे। 400 ये मोतबर है, मतलब इस पर आप इसको लिख सकते हैं, उतना इशू नहीं होता। आप 400 लिखें, 640 लिखें। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, 1000 किलोमीटर तक हमारी एटमॉस्फेयर की बाउंड्री है, ये आप याद रख लें।
1000 किलोमीटर तक। इसके बाद शुरू हो जाता है मैग्नेटोस्फेयर। पहले हम देख लेते हैं एक्सोस्फेयर में हमको क्या मिल रहा है। एक्सोस्फेयर 400 से 1000 किलोमीटर तक। यहाँ पर जो लोअर अर्थ ऑर्बिट या नियर अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट हैं, जैसे कि रिमोट सेंसिंग वाला सैटेलाइट, ये छोड़े जाते हैं, जो कि जो पोल्स होते हैं उसके ऊपर नीचे से घूमते हुए जाता है। समझ रहे हैं? तो अर्थ जो होता है इसके ऐसे चारों तरफ वो चक्कर लगाता है। ये हमारे पोल्स हैं, तो ये जो सैटेलाइट होगा ये इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाएगा, तो यहाँ पर छोड़े जाते हैं। उसके अलावा फिर जो हाई रेंज के दूसरे सैटेलाइट होते हैं वो 36,000 किलोमीटर की हाइट पे छोड़े जाते हैं। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट उनको बोलते हैं। वो क्या होता है कि वो 36,000 किलोमीटर एक तो बहुत दूर हो जाते हैं, और वो जियो सिंक्रोनस इसलिए बोलते हैं उसको कि अर्थ के किसी एक पार्ट को टारगेट करते हैं जो इनका उनका उसमें आता है, टारगेट में आता है, और उसके साथ ही ये घूमते हैं, उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। अर्थ जैसे जैसे घूमता है तो वो भी उसके उसी पार्ट के ऊपर घूमते जाते हैं, इसलिए इसको जियो सिंक्रोनस बोलते हैं। वो 36,000 किलोमीटर पे होता है। वो किस में आ जाएगा? वो हमारे वायुमंडल में, या वो हमारे एटमॉस्फेयर के रेंज में नहीं होता, वो होता है मैग्नेटोस्फेयर में। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो 60 के यानी 60,000 किलोमीटर तक तो होता है। मेन पर उसका जो बाउंड्री होती है जहाँ पर ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है वो होता है 36 के यानी 36,000 किलोमीटर की रेंज तक। इसलिए वो सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, वहाँ पर लगाए जाते हैं। फिर इसके ऊपर क्या होता है? सन का सन होता है, इससे स्पेक्ट्रम आ रहा होता है, लाइट आ रही होती है। सन के एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर। अब आप एक बात समझिए कि सन से जो लाइट आती है, हालांकि ये इस टॉपिक का नहीं है पर अच्छा कंसेप्ट है। सन से जो लाइट आती है, सन से जो भी लाइट आ रही है, मान लीजिए एक रे, ये ना फोटोन के फॉर्म में आती है। फोटोन, ये फोटोन के फॉर्म में आती है। फोटोन क्या होते हैं? एनर्जी पैकेट्स होते हैं, मतलब ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं। तो ये पैकेट के अंदर क्या होता है? तो पैकेट के अंदर वेवलेंथ के हिसाब से, तरंग दैर्घ्य के हिसाब से हम इनको डिवाइड कर देते हैं। जितना हाई एनर्जी सोर्स होता है ना, उसकी जो वेवलेंथ, उससे जो किरणें आती हैं ना, उनकी वेवलेंथ उतनी छोटी होती हैं। हमारा अर्थ से जो वापस रिफ्लेक्ट होता है ना, परावर्तित होकर के जो किरणें वापस निकलती हैं वो लॉन्ग वेव होती हैं, लंबी वेव्स होती हैं। लंबी उसकी वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य उनकी लंबी होती है। अर्थ सन से जो आ रहा होता है, सन क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला सोर्स है, इसलिए इससे शॉर्ट वेव आती हैं, फोटोन के फॉर्म में आती हैं। फोटोन को अगर हम अंदर देखें तो यहाँ पर क्या होता है? बीच में होता है विबग्योर। आपने कई बार सुना होगा। ये विबग्योर वो होता है जिनको हम देख सकते हैं, विजिबल लाइट है, जिनको हम देख सकते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू ऐसे करके, है ना। इसके इस तरफ क्या होती है? इंफ्रारेड। इसके इस तरफ क्या होती है? यूवी। और इस तरफ क्या होती है? एक्स वाई। यानी ये सबसे शॉर्ट वेव, सबसे छोटी वेवलेंथ वाली, ये उससे बड़ी, फिर ये उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यहाँ पर एंड में होती है हीट। ठीक है, तो आपने क्या देखा? सबसे छोटी वाली एक्स वाई को किसने एब्जॉर्ब कर लिया, किसने सोख लिया अपने में? अर्थ तक नहीं आ पाई, आयोनोस्फीयर में एक्स और वाई, और यही आयनाइजेशन कर दे रहे थे। उसके बाद यूवी को किसने पकड़ लिया? ओजोन ने, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। उसके बाद ये तो हमारे पास आएगी, ये लाइट है, इसी से हम देख पाते हैं। हमको कोई चीज़ कब दिखाई देती है? ये विजिबल है यानी ये लाइट है, प्रकाश है। तो हमको कोई चीज़ तभी दिखाई देती है जब वहाँ पर लाइट हो ना। तो इसको अब हमारे इसका स्वागत कौन करता है? हमारे ज़मीन पे जो पेड़ पौधे होते हैं, ये इसको फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो हीट होती है, इसको इसका यूज़ साइंटिस्ट कई चीज़ों में कर रहे हैं। रिमोट सेंसिंग में इंफ्रारेड रेज का यूज़ हो रहा है, अभी के हमारे टॉपिक में नहीं है। हीट, हीट जो है वो अब इन पेड़ों के नीचे अर्थ सरफेस पे पहुंचती है और यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, और बाद में जब दिन ख़त्म होता है, सूरज ढल जाता है, उसके बाद ये धीरे लॉन्ग वेव के फॉर्म में उसको छोड़ती है धीरे धीरे, मतलब बड़ी वेव के फॉर्म में, बड़ी वेवलेंथ के फॉर्म में उसको धीरे धीरे छोड़ती है। इसलिए हमारी फिर अर्थ जो है रात को ठंडी होती जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि आयनोस्फेयर में एक्स वाई रेज, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन किसको कर लेती है? यूवी को। फिर पेड़ पौधे विबग्योर को, हमारे पास भी ये विबग्योर यूज़ होती है। फिर अर्थ में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। ये आपका हो गया एटमॉस्फेयर की लेयर्स, यानी वायुमंडल की परतें। थैंक यू।